हेलो बच्चा भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे एडवांस फिजिक्स बाय कैलाश सर। आज बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को बच्चों ओलंपियाड लेवल कंसीडर किया जाता है। क्या है क्वेश्चन बच्चों? लैंग्वेज पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। Determine the resistance RAB between the point A and B of the frame made of the thin homogeneous wire as shown in the figure. Assuming that the number of the successive embedded equilateral triangle with sides decreasing by half tend to infinity. Side AB is equal to A and the resistance of unit length of the wire is rho. तो बच्चों हम लोगों को इसमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे रेजिस्टेंस पता करना है ए और बी दो पॉइंट के बीच में। ए और बी जो दो पॉइंट है ना बच्चों, ये दो वर्टेक्स जो है बड़े वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल के, इन दोनों के अक्रॉस बच्चों मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। ये एक वायर फ्रेम है। जैसे ये वाला एक वायर जो है ना बच्चों, ये ए लेंथ का है, ये वाला बच्चों ए लेंथ का है, ये वाला भी ए लेंथ का है। यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखा है, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बच्चों मेरे को रो के बराबर दे रखा है। तो ए लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रो इंटू ए के बराबर। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया बच्चों कि एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। ये जो इसका मिड पॉइंट है ना बच्चों, और इसका जो मिड पॉइंट है और इस वाले वायर का जो मिड पॉइंट है, उनसे एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है बच्चों, वो बड़े वाले की आधी है। ठीक है। फिर अंदर एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, उसकी जो साइड लेंथ है बच्चों, वो इस अंदर वाले की आधी है। फिर उसके अंदर बनाया बच्चों। ऐसे ही हम हर बार जो साइड लेंथ है बच्चों, उसको हाफ करते जा रहे हैं और छोटे छोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते जा रहे हैं, और इस तरीके से उनको रखते जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, मतलब इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। मतलब सो देयर आर इनफाइनाइट इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। साइज छोटा होता जा रहा है, फाइनली 0 हो जाएगा। ओके। ये यहाँ पे बैटरी लगाई है, लेकिन ये बैटरी बस जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। अगर ये नहीं भी लगाते तब भी आपको आंसर क्वेश्चन यही था कि ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था। ठीक है। तो किसी भी ए लेंथ का रेजिस्टेंस क्या होगा? रो इंटू ए। रो क्या दे रखा है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखा है। तो पूरा रेजिस्टेंस बच्चों ए और बी के अक्रॉस आपको पता करना है। बच्चों इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को ना सिमेट्री भी बता देता हूं कि सिमेट्री सर्किट कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन सी सिमेट्री है जो हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ रहे होते हैं। बच्चों इसे बोलते हैं पहली सिमेट्री, जिसको सिमेट्री 1। ठीक है। सिमेट्री 1। ठीक है। मैं तो ऐसे लिखूंगा सिमेट्री 1 और सिमेट्री 2, ऐसे करके बताऊंगा बच्चों ना। पहली सिमेट्री होती है बच्चों जो जिन दो पॉइंट के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है ना बच्चों, उन दोनों पॉइंट को कंटेन करता हुआ प्लेन अगर सर्किट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसे बोलते हैं बच्चों हम सिमेट्री 1। अब जैसे देखो बच्चों, यहां पे आपको एक सर्किट दिखाई दे रहा है और ए और बी के अक्रॉस आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। तो एक प्लेन जो कि ए और बी को कंटेन कर रहा है, ये वाला प्लेन, ठीक है, ये ए और बी को कंटेन कर रहा है, और बच्चों ये सर्किट को दो पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट। ठीक है। तो यहां पे बच्चों ये वाला सिमेट्री जो होता है ना, जिसमें जो सिमेट्री प्लेन है वो उन दोनों पॉइंट को कंटेन करे, जिन दोनों पॉइंट के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, और सर्किट को दो पार्ट में डिवाइड कर दे। तो बच्चों ऐसे केस में क्या करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी करंट यहां से एंटर करेगा, जब आप बैटरी कनेक्ट करोगे ना ए पे और बी पे, तो जब ए से अगर कोई करंट एंटर करेगा तो यहां पे सिमेट्री है, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सिमेट्रिक है। तो जैसा करंट बच्चों ऊपर जाएगा वैसा ही करंट बच्चों नीचे जाएगा। ठीक है। जैसा करंट ऊपर वाले में जाएगा वैसा ही नीचे वाले में जाएगा। तो यहां पे बच्चों एक पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा और यहां पे भी ड्रॉप आएगा। तो जितना ड्रॉप यहां पे आएगा, ड्रॉप कितना होता है रजिस्टर के क्रॉस? IR के बराबर। तो यहां करंट और यहां का करंट सेम है, यहां का रजिस्टर यहां के रजिस्टर के बराबर है। ऐसे ही मिरर इमेज होने चाहिए, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज होना चाहिए। तो जैसा करंट ऊपर वाले में जाएगा वैसा ही करंट बच्चों नीचे वाले में जाएगा। तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा सेम। अगली बार जो इसमें जैसा करंट जाएगा बच्चों वैसे ही इसमें जाएगा, सिमेट्री है ना। तो जैसे करंट ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना बच्चों, वैसे ही करंट बच्चों यहां पर नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे। ठीक है। तो यहां पे जैसे जो करंट इधर आ रहा होगा वैसे ही करंट यहां पे आ रहा होगा, जो करंट यहां से आ रहा होगा वैसे ही करंट यहां से आ रहा होगा। तो होता क्या है बच्चों, इस वाली सिमेट्री में क्या करते हैं, जब दोनों पॉइंट को, जिन दो पॉइंट के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, उन दोनों पॉइंट को कंटेन करने वाले प्लेन के अबाउट सिमेट्री होती है। तो बच्चों दोनों पार्ट मिरर इमेज होते हैं, तो उनके जो पोटेंशियल होते हैं ना बच्चों, जैसे सी का मिरर इमेज डी है, तो सी और डी का पोटेंशियल सेम होगा। और जब इन दोनों का पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो सी और डी को आप एक ही जगह पर रख सकते हो। सी और डी को आप एक ही जगह पर रख सकते हो। तो अब आप इस सर्किट को रीड्रॉ करोगे, आप सी और डी को, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, सी और डी हो गया, ये वाला ई हो गया, ये वाला एफ हो गया, ई और एफ का भी पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है।
ओके, तो इनको आप एक जगह रख सकते हो क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम है। तो मतलब बेसिकली अगर तुम इस पॉइंट को यहाँ पे लाके रख दोगे तो कोई चीज फर्क नहीं पड़ेगा, इसको यहाँ पे लाके रख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं बच्चों, इसमें सर्किट को फोल्ड किया जाता है। ठीक है, तो फोल्डिंग कब करते हैं हम लोग, जब ए और बी को कंटेन, ए और बी ऐसे पॉइंट है जिनके अबाउट मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। ए और बी को कंटेन करने वाले, ए और बी को कंटेन करते हुए प्लेन के अबाउट अगर सिमेट्री होती है, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज होता है, तो बच्चों हम इसमें फोल्डिंग कर देते हैं। फोल्डिंग जब करोगे ना आप, तो सी वाले पॉइंट को बच्चों यहां डी पे लाके रख दोगे, तो सी और डी एक ही जगह आ गए। तो बच्चों ए वाले पॉइंट से सी को एक रेजिस्टेंस जोड़ रहा था आर, और ए से डी को भी एक रेजिस्टेंस जोड़ रहा था आर। जब सी और डी एक ही जगह आ गए तो ये वाला रजिस्टर इस वाले के पैरेलल में आ जाएगा। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा ना बच्चों, वो R/2 के बराबर हो जाएगा। R/2 दिख रहा है आपको यहाँ पे? ओके, ये ई वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ई और एफ एक ही जगह आ जाएंगे, है ना। तो ई और एफ एक ही जगह आएंगे तो ये भी R/2 हो जाएगा क्योंकि ये इसके पैरेलल में आ जाएगा। ये वाला रजिस्टर इसके पैरेलल में आ जाएगा क्योंकि इस पॉइंट को थोड़ी हमने चेंज किया, ये तो वहीं का वहीं रहने दिया है। ये वाला इसके पैरेलल में आ जाएगा, ये वाला इसके पैरेलल में आ जाएगा। तो ये सारे रजिस्टर R/2 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 और R/2 हो जाएंगे। ये R/2 नहीं होगा, ये मेरे ऑपरेटर ने गलती कर दी है, ये R ही रहेगा। ठीक है, ये R रहेगा ना, क्योंकि इसको थोड़ी चेंज किया। देखो ये पॉइंट यहां पे आया तो ये इसके पैरेलल में गया, ये इसके पैरेलल में गया, ये इसके पैरेलल में गया, ये वाला इसके पैरेलल में गया, ये वाला इसके पैरेलल में गया। ये तो R ही रहेंगे ना बच्चों, ये दोनों के दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे गलती कर रखी थी, ये दोनों तो बच्चों R के बराबर ही रहेंगे, ये वाले इनके पैरेलल में कुछ भी आके नहीं जुड़ा है। ठीक है, अब यहीं पे आती है बच्चों हमारी दूसरी सिमेट्री। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन जिसमें दोनों सिमेट्री हमारी कवर हो जाती है। ठीक है, सिमेट्री टू। सिमेट्री टू ये कहती है कि जिन दो पॉइंट का अबाउट इक्विवेलेंट आपको पता करना है। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर सिमेट्री भी बोलते हैं। जिन दो पॉइंट के अबाउट आपको इक्विवेलेंट पता करना है, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन, को अगर कोई परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है प्लेन, ठीक है, तो एक प्लेन जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को परपेंडिकुलर है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, और दोनों पार्ट को मतलब दोनों इसके अबाउट मतलब दोनों सिमेट्रिक हैं, जैसे इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट के सिमेट्रिक है। तो प्लेन कौन सा हो गया? सिमेट्री प्लेन ये वाला हो गया। तो बच्चों जब भी इस तरीके की सिमेट्री होती है ना, इधर से इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट का मिरर इमेज होता है, तो बच्चों इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि इधर वाला करंट और इधर वाला करंट भी एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर यहां से कैपिटल आई करंट जा रहा है बच्चों, तो यहां से कैपिटल आई निकलेगा। ठीक है, अगर यहां पे I1 करंट एंटर किया है बच्चों, तो यहां से I1 निकलेगा। मतलब ना करंट यहां पे मिरर इमेज होंगे। जब भी परपेंडिकुलर टाइप की सिमेट्री होगी ना बच्चों, तो परपेंडिकुलर प्लेन के अबाउट करंट जो है मिरर इमेज होंगे। अगर यहां पे बच्चों I2 करंट आ रहा है, तो बच्चों यहां से I2 करंट निकल के जाएगा। पहले दोनों सिमेट्री समझ में आ गई? तो I2 करंट यहां से आया। अगर यहां से I3 करंट आ रहा है बच्चों, तो यहां से I3 करंट निकलेगा। ठीक है, अगर यहां से I4 करंट जा रहा है बच्चों, तो यहां से I4 करंट निकलेगा। इसका मतलब ये हो गया, यहां से I4 आया और यहां से I4 निकल के गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट को मैं डिटैच कर सकता हूं, मतलब मैं उसको वहां से हटा भी सकता हूं। अगर उसको हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। देखो मैं थोड़ा सर्किट को बनाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं इसको यहां से हटा भी दूं तो ये बात एक ही है, क्योंकि करंट बेसिकली ऊपर वाली ब्रांच से जो करंट आ रहा है वो उधर की तरफ तो जा ही नहीं रहा है, दूसरे वाले के साथ कोई मतलब जो भी करंट यहां से आ रहा है वो यहां से जा रहा है। तो बच्चों इस वाली सिमेट्री में बहुत बार हम इसको यहां पर डिटैच कर देते हैं। कॉन्सेप्ट यही रहेगा बच्चों, करंट जो है ना बच्चों मिरर इमेज होंगे। तो जिन दो पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट पता करना है, उन दोनों को कंटेन करते हुए प्लेन के अबाउट सिमेट्री होगी, तो बच्चों हम क्या करेंगे? फोल्डिंग मेथड यूज करेंगे। और जिन दो पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट पता करना है, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर वाले प्लेन के अबाउट सिमेट्री होगी, तो हम करंट का बच्चों यहां पे कंसीडर करेंगे, करंट मिरर इमेज होंगे। दोनों सिमेट्री अगर आपको समझ में आ गई होंगी, तो बच्चों अब इस वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग दोबारा से बात कर सकते हैं। अभी के लिए बच्चों इसको भूल जाओ, ये वाला पार्ट ना थोड़ा सा शायद आपको कंफ्यूज करे, है ना। इस वाले पार्ट को अभी भूल जाते हैं बिल्कुल ना। इसको मैं एक मिनट ना इसको हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे ना। ये वाला थोड़ा सा सर्किट हमें थोड़ा सा डेविएट कर सकता है, इसलिए ना इसको हटा दिया। इसको भी हटा देते हैं बच्चों, ये हटा दिया। हाँ भाई, अब बात करते हैं बच्चों इसके बारे में। ठीक है, अब ये सर्किट है बच्चों ना, ये एक पॉइंट हो गया, सॉरी एक पॉइंट बच्चों हमारे पास ये वाला हो गया, ए वाला पॉइंट, और एक पॉइंट हो गया बच्चों बी वाला पॉइंट। इनके अबाउट हमें बात करनी है। क्या यहाँ पे बच्चों ये वाली सिमेट्री है ए और बी को कंटेन करते हुए प्लेन के अबाउट? नहीं, तो यहाँ पे फोल्डिंग वाला मेथड तो नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे ये वाली सिमेट्री दिखाई दे रही है, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर वाले प्लेन के अबाउट सिमेट्री मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है। दिख रही है भाई ये वाली सिमेट्री?
इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट सेम है। तो एक बात मेरे को समझ में आ गई कि यहां से जो करंट जाएगा वो यहां से निकलेगा, जो करंट यहां से जाएगा, करंट मिरर इमेज होता है, यहां से निकलेगा। तो जो करंट इधर आएगा या जो भी करंट इधर जा रहा होगा वो करंट यहां से निकलेगा। मतलब मैं यहां से इसको डिटैच कर सकता हूं, इस वाले को यहां से डिटैच कर दूं, समझे? तो बच्चों अब जो नया सर्किट बनेगा ना बच्चों, पता है क्या बन जाएगा? नया सर्किट बच्चों मेरे पास ये बन जाएगा, जो डिटैच कर दिया ना मैंने इसको। तो अब मेरे पास जो नया सर्किट बना बच्चों, दैट सर्किट समथिंग लुक लाइक दिस। ये बन गया नहीं बन गया बच्चों? अब मेरे पास ये बन गया नया सर्किट ना। अब ये वाला बी पॉइंट हो गया, ये वाला बच्चों मेरे पास ए पॉइंट हो गया। ये बताओ मेरे को, ये वाली बात समझ में ही नहीं आई। इस वाले पॉइंट को बच्चों मैं सी बोल दे रहा हूं, इस वाले को मैं डी बोल दे रहा हूं। सी और डी के बीच में जो सर्किट है ना, यहां पे और भी ऐसे लगे हुए होंगे ना। अब अंदर वाले को डिटैच नहीं कर रहे हैं अभी ना, वैसे तो वो भी डिटैच हो जाएंगे, ठीक है। मैं तो वो अंदर वाले को तो एज इट इज ले रहा हूं। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। अब मुझे इसका पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। मान लो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स के बराबर है, मान लेते हैं कि एक्स के बराबर है, ठीक है। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। समझ गए? मैंने इसको एक्स के बराबर मान लिया, ओके। अब एक काम करना बच्चों, इस पूरे का इक्विवेलेंट तो एक्स के बराबर हो गया। ये जो सी और डी के बीच में ये वाला जो ट्रायंगल लगा हुआ है ना बच्चों, ये वाला ट्रायंगल, जिसकी साइड की लेंथ क्या कर दी है बच्चों आपने? ये साइड की लेंथ जो है ना बच्चों, ये वाली आधी कर दी है, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि बच्चों मुझे ये बताओ कि ये जो सी और डी जो पॉइंट है, थोड़ा समझ जाना इसको ना, ये सी और डी के अक्रॉस जो ये बीच वाला जो पार्ट है ये वाला, अब इसका तो मैं रेजिस्टेंस, क्योंकि यहां पे कनेक्टेड नहीं है, तो अब इस पूरे पार्ट का मैं इक्विवेलेंट लिख सकता हूं। तो क्या इस वाले पार्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x/2 के बराबर होगा या नहीं होगा? अब आप बोलोगे सर ये कैसे कर दिया? बच्चों कोई भी एक सर्किट है, उसमें मान लो आर रजिस्टर लगे हुए थे सारे के सारे, तो मान लो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लो 5R के बराबर आया। अगर आप उन सारे रजिस्टर को आधा कर दोगे, R/2 सबको, तो इक्विवेलेंट भी बच्चों आधा हो जाएगा। तो एक तरीके से ये समझो कि देखो यहां पे तुमने एक आउटर वाली लेयर हटा दी है, ठीक है, इसमें से तो वैसे भी इनफाइनाइट है, तो एक अंदर की तरफ जोड़ देना, क्या फर्क पड़ता है? इन दोनों में क्या दिख रहा है आपको? इस वाले सर्किट में और इस वाले सर्किट में क्या दिख रहा है? ये एक ऐसा सर्किट है कि इसमें जो भी डायमेंशन है ना, जैसे इसमें पहला ट्रायंगल ये लिया जाएगा, इसमें पहला ये वाला लिया जाएगा, तो इसमें पहले ट्रायंगल और इसके पहले ट्रायंगल में क्या रिलेशन है कि इसकी साइड इस वाले ट्रायंगल की साइड का डबल है, मतलब जो भी रजिस्टर होंगे यहां पे डबल होंगे। फिर इसमें दूसरा ट्रायंगल लिया जाएगा, ये अंदर वाला, इसमें दूसरा ये वाला लिया जाएगा, समझ रहे हो? तो ये जो अंदर वाला ट्रायंगल है वो ऑब्वियस सी बात है इस अंदर वाले ट्रायंगल का डबल साइड का होगा। तो ऐसा लग रहा है ना कि जो भी रजिस्टर यहां पे है उनके आधे रजिस्टर का एक सर्किट बना दिया है आपने ना, आधे रजिस्टर का। इसलिए बच्चों अगर इसका इक्विवेलेंट एक्स के बराबर है तो इसका इन दो पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट x/2 के बराबर आएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों ये वाली जो लेंथ होगी ना, ये a/2 के बराबर होगी, ये a/2 के बराबर होगी, तो ये पूरी लेंथ a के बराबर हो जाएगी। तो बच्चों अब मैं यहां पे ना इसका सर्किट बनाने की कोशिश करता हूं, a और b के अक्रॉस ना, a और ये b हो गया बच्चों। ये वाला पार्ट जो है ना, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा रो इंटू ए के बराबर, है ना। ए लेंथ है इसकी, रो रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ। इस वाले पार्ट की लेंथ बच्चों आधी है, तो यहां पे एक रेजिस्टर लगा देंगे हम, कितना? रो ए डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। यहां पे बच्चों एक रजिस्टर लगा देंगे, एक रजिस्टर यहां पे लगा देंगे, रो ए डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, ये हो जाएगा बच्चों x/2 के बराबर। एक रजिस्टर यहां और लगाएंगे हम लोग ना, ये वाला, ये जो है ना ये वाला, तो हम सी और डी का क्रॉस लगा रहे हैं, तो ये पूरा सीरीज में हो जाएगा ना, जो करंट यहां पे जा रहा है वही यहां से आ रहा होगा, है ना। तो ये पूरा कॉर्नर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पूरा एक ही रजिस्टर कहलाएगा और ये हो जाएगा रो इंटू ए के बराबर। और इस पूरे का जो इक्विवेलेंट आना चाहिए ना बच्चों, वो एक्स के बराबर आना चाहिए, इस पूरे का इक्विवेलेंट, ठीक है। ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बना इसका इक्विवेलेंट एक्स के बराबर आना चाहिए। इसको बच्चों थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाओ। एक काम करते हैं कि इन दोनों का इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। तो उन दोनों का इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, इधर ये था, एक इधर था। एक काम करूं बच्चों मैं, जो ये रो इंटू ए है ना, इसको मैं कुछ आर बोल दूं, इसको मैं आर बोल दे रहा हूं, तो ये r/2 हो जाएगा। बाद में रख देंगे रो ए की वैल्यू ना, ये r हो जाएगा, ये बच्चों r/2 हो जाएगा। r के टर्म्स में पता कर लेते हैं इक्विवेलेंट ना, और फिर उसको पूरे को x के बराबर रख देंगे, क्योंकि टोटल इक्विवेलेंट हमने x माना है ना। तो ये r हो गया बच्चों, ये r/2 हो गया, ये वाला भी r/2 हो गया, और उन दोनों का क्या आ जाएगा?
तो वहां पे x/2 और r पैरेलल में थे, तो r इंटू x/2 डिवाइडेड बाई r प्लस का x डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाला पता है कितना हो जाएगा, r इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2r प्लस का x के बराबर। ठीक है, ये हो गया बच्चों इस वाले पार्ट का इक्विवेलेंट। अब देखो बच्चों ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, ये वाले तीनों के तीनों, और ये इनके पैरेलल में लगा हुआ है। तो उन तीनों का सीरीज में जो आएगा ना, मान लो उसको R3 बोल दे रहा हूं, तीनों का, इन तीनों का, तो r/2 प्लस r/2 r हो जाएगा प्लस दिस, तो ये r इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2r प्लस का x प्लस का r हो जाएगा यहां पे हमारे पास। तो ये बन जाएगा 2rx प्लस का 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r प्लस का x के बराबर, है ना। ये बन गया बच्चों हमारे पास इस वाले का ऊपर वाले का इक्विवेलेंट, और ये बच्चों इस r के पैरेलल में लगा हुआ है। तो अब नेट जो होगा ना बच्चों इक्विवेलेंट, वो हमें पता है वो x के बराबर माना है हमने, तो x इज इक्वल टू, अब इनका इसका और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो r इंटू 2rx प्लस का 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r प्लस का x डिवाइडेड बाई नीचे r प्लस का 2rx प्लस का 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r प्लस का x। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसको एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो ऊपर बन जाएगा बच्चों हमारे पास 2r स्क्वायर x प्लस का 2r की पावर 3 डिवाइडेड बाई, नीचे बन जाएगा जब आप इसका एलसीएम लोगे ना यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2r स्क्वायर प्लस का 2r स्क्वायर, मतलब ये 4r स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर 4r स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और rx और rx ये प्लस का 3rx हो जाएगा। ठीक है, ये x के बराबर होना चाहिए। एक r उड़ा देते हैं बच्चों ऊपर से और नीचे से। ठीक है, हाँ ऊपर नीचे से एक r उड़ा देंगे और फिर इसको उधर ले जाएंगे, तो 4rx प्लस का 3x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2rx प्लस का 2r, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो 3x स्क्वायर प्लस का 2rx माइनस का 2r इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 2r प्लस माइनस का रूट के अंदर b स्क्वायर विच इज 4r स्क्वायर प्लस का 24r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहां पे एक काम करना, ये 28 बन जाएगा, r कॉमन ले लेना, तो उसमें से 2 कॉमन ले लेना, तो 7 बचेगा, तो रूट के अंदर 7 माइनस का 1, अच्छा यहाँ पे 2 इंटू 3 बचेगा, है ना, डिवाइड बाई 3, और r की वैल्यू रख देना बच्चों रो इंटू a के बराबर। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू जो आएगी वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, एक अमेजिंग सा क्वेश्चन है, लेंथी भी था थोड़ा सा। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। और ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए बच्चों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आप ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को इतनी आसानी से सीख सको। सिखाया तो मैंने बहुत आसानी से, है ना। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।